नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने कई लोगों को थोड़ा चौंकाया है। चीन पाकिस्तान में अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से पीछे हटता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये खबर दी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर आधारित है हम्म। और ये वाकई में काफ़ी ध्यान खींचने वाला डेवलपमेंट है। हम्म। बात हो रही है पाकिस्तान के मेन लाइन 1 मतलब ML1 रेलवे नेटवर्क की। अच्छा। इसे बहुत टाइम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPC का सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट माना जा रहा था। वही ना जो करीब 1800 किलोमीटर लंबी लाइन है, कराची से पेशावर वाली, जी हाँ, वही। और जिसे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी समझते हैं। पर अब खबर ये है कि इसके एक बहुत अहम हिस्से के लिए, मतलब कराची रोहड़ी सेक्शन के अपग्रेड के लिए, हाँ। पाकिस्तान चीन से नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से कर्ज मांग रहा है। हाँ, ADB से। लगभग $2 अरब का। और ADB में तो हम जानते हैं पश्चिमी देशों और जापान का काफी असर है। सही कहा। और आज हम इसी बदलाव के पीछे की वजहों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब चीन पीछे क्यों हटा, हाँ। इस फैसले का सीपेक पर, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजी पर और इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि चीन जो सीपेक का मेन सपोर्टर और इन्वेस्टर रहा है, उसने इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट से कदम पीछे क्यों खींचे? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की खराब माली हालत की वजह से है, या चीन की अपनी प्रायोरिटीज में भी कोई बदलाव आया है? देखिए, अब रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि बीजिंग में इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं थी। अच्छा। मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत लगातार बिगड़ रही है और वो कर्ज चुका पाएगा या नहीं, इस पर सवाल थे। हाँ, ये तो है। और याद कीजिए, चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में भी बहुत पैसा लगाया है हाँ बिल्कुल। और वहां भी उनको पेमेंट में देरी जैसी दिक्कतें आ रही हैं। तो मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी का ही मामला नहीं है। क्या चीन अब बाहर पैसा लगाने में ज्यादा सतर्क हो गया है? हाँ, इसके संकेत तो मिल रहे हैं। चीन खुद भी अपनी कुछ इकोनॉमिक चुनौतियों से जूझ रहा है। तो ऐसे में मुमकिन है कि वो अब जो हाई रिस्क वाले बड़े विदेशी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भारी निवेश करने से पहले ज्यादा सोच विचार कर रहा हो। और पाकिस्तान शायद इसी कैटेगरी में आ गया, भारी कर्ज, बार बार IMF के पास जाना। हाँ, शायद। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपेक, जिसे कभी दोनों देशों की अटूट दोस्ती का सिंबल माना जाता था, हाँ। और जिसका लक्ष्य पाकिस्तान में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक बड़ा जाल बिछाना था, वो अब शायद उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। रफ्तार तो हाँ निश्चित रूप से धीमी हुई है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आर्थिक हकीकतें हैं वो अपनी जगह। सही बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना कितना रिस्की हो सकता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सीपेक खत्म हो गया। नहीं, वो तो नहीं। 2015 से 19 के बीच काफी काम हुआ, भी हाईवे बने, पावर प्लांट लगे, बंदरगाह बने। हाँ। लेकिन हाँ, 2022 में वो ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे के बाद से बड़े प्रोजेक्ट्स में सुस्ती तो आई है। अच्छा, तो चीन के पीछे हटने की वजह तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये रेलवे लाइन का अपग्रेड इतना जरूरी क्यों हो गया अचानक कि वो ADB के पास चला गया? क्या इसका कनेक्शन वो जो आजकल चर्चा में है, बलूचिस्तान की रेको दी खदान, उससे है? हाँ बिल्कुल, इसका सीधा और बहुत गहरा ताल्लुक है। रेकोदीक देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडारों में से एक मानी जाती है। इसे एक कनाडाई कंपनी है बैरिक गोल्ड, वो डेवलप कर रही है और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा इजाफा करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है वहां से माल लाने ले जाने की? दिक्कत यह है कि खदान से जो अयस्क मतलब ओर निकलेगा, हाँ। उसे बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। तो मतलब मौजूदा रेलवे लाइन ये भारी माल ढुलाई का बोझ नहीं उठा सकती है? बिल्कुल नहीं, वो लाइन पुरानी है, पहले से ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चल रही है। रेकुदीक से जो भारी मिनरल्स निकलेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उसका आधुनिकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तभी उस खदान का पूरा इकोनॉमिक फायदा उठाया जा सकेगा। अच्छा, तभी शायद ADB सिर्फ रेलवे के लिए नहीं। हाँ, शायद इसीलिए ADB न सिर्फ रेलवे के इस हिस्से के लिए बल्कि रेकुदीक प्रोजेक्ट के लिए भी अलग से करीब $410 मिलियन देने पर विचार कर रहा है। ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब दोहरी जरूरत वाली बात हो गई। लेकिन चीन जैसे इतने करीबी साथी को छोड़कर ADB जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास जाना, ये डिप्लोमेटिकली मुश्किल नहीं था? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। रॉयटर्स के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस प्लान पर आगे बढ़ने से पहले चीन को भरोसे में लिया गया था। अच्छा। पाकिस्तान जाहिर है चीन से रिश्ते खराब तो नहीं करना चाहेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपने इकोनॉमिक ऑप्शंस भी खुले रखना चाहता है। जैसा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हाल में कहा भी था कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से बैलेंस साधने की कोशिश है। चीन और पश्चिमी असर वाले संस्थान,
शायद अमेरिका के बीच भी, क्योंकि अमेरिका ने भी रेकोदीक जैसे मिनरल भंडारों में इंटरेस्ट दिखाया है। हाँ, ये पाकिस्तान की तरफ से अपनी साझेदारियों में डाइवर्सिटी लाने का एक साफ प्रयास लगता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कदम भी है। एडीबी की ये जो बढ़ती भूमिका है, ये शायद पाकिस्तान के लिए भविष्य में एक ज्यादा बैलेंस्ड विदेश नीति और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करती है। चलिए, तो अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेटते हैं। मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान सी पैक की एक मेन रेल परियोजना के लिए फंडिंग का सोर्स चीन से बदलकर एडीबी कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी इसमें छुपा है। सही कहा। हमने देखा कि इसके पीछे चीन की फाइनेंशियल चिंताएं और पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो है ही, साथ ही रेकोदी खदान से जुड़े लॉजिस्टिक्स की जो जरूरत है, उसने भी इस रेलवे अपग्रेड को बहुत जरूरी बना दिया है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे चीन और पश्चिमी संस्थानों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। दुनिया भर में रेकोदीक जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उन पर बढ़ते रणनीतिक फोकस और अमेरिका चीन के बदलते रिश्तों के इस माहौल में ये एक अकेली रेलवे परियोजना पाकिस्तान के भविष्य के रणनीतिक झुकाव और उसके आर्थिक रास्ते को किस तरह से दोबारा आकार दे सकती है, ये सोचने वाली बात है।